नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुरिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रविवार देर रात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजधानी के तलैया स्थित यादगार शाहजहानी पार्क के रैन बसेरे पहुंचे और वहां रह रहे लोगों से मुलाकात की। उन्होंने रैन बसेरे में मौजूद राहगीरों और जरूरतमंदों से बातचीत कर उनकी समस्याएं और हालचाल को जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खुद सभी को गर्म चाय पिलाई और सर्दी से बचाव के लिए कंबल भी वितरित किए। इससे पहले उन्होंने PHQ के सामने लाल परेड ग्राउंड के शौर्य द्वार के पास महिलाओं और बुजुर्गों को, साथ ही काली मंदिर तलैया क्षेत्र में गरीब और जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे। रैन बसेरे में रात गुजार रहे लोगों ने मुख्यमंत्री के इस मानवीय और आत्मीय व्यवहार पर खुशी जाहिर की और उनके हाथों से चाय पीकर सम्मान और अपनापन महसूस किया। इनको कंबल दे करके उनकी कठिनाई मदद करने का प्रयास किया है और रैन बसेरा जो नगर निगम के द्वारा संचालित, इनमें सारी व्यवस्थाओं को चेक करने के लिए यहाँ जाए हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारे सरकार के प्रबंधनों के माध्यम से, और केवल सरकार ने, समाज भी इस तरह की जागृति लाए। कई सामाजिक संगठन भी लगे हैं। हम सब मिलकर के एक दूसरे के काम आए। कष्ट में, खास करके शीतकालीन समय में, हम खासकर गरीब परिवार की अपाहिज, लावारिस या ऐसे ज़रूरतमंद जिनको इन सब बातों की आवश्यकता है, हम सब उनका ध्यान रखें। यही मानवता है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मकर संक्रांति के आसपास तक ये समय चलने वाला है। शीत लहर चल रही है, इसलिए मैं प्रशासन के लोगों से भी कहूँगा कि अगर कोई खुले में है तो उसको छाया वाले स्थान पर पहुँचाए और सब प्रकार के प्रबंधन चाक चौबंद करे। मैंने कलेक्टरों को भी निर्देश जारी करेगा। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा गरीब किसानों और मजदूरों को प्राथमिकता देते रहे हैं। उनके पहले कार्यकाल में हर घर तक बिजली पहुंचाना, सभी के बैंक खाते खुलवाना और हर घर में शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करना जैसे बड़े कदम उठाए गए। ये दिखाता है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों के कल्याण के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों को तेजी से विकसित करने के उद्देश्य से जी राम जी योजना शुरू की, जिसका लक्ष्य गांव का समग्र विकास करना और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार लाना है। जी राम जी अधिनियम 2025 को लेकर है और आप सभी जैसे जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए गरीब, किसान और मजदूर सर्वोच्च प्राथमिकता में है। वर्ष 2014 में जब पहली बार वो देश के प्रधानमंत्री बने तो मेरा भी सौभाग्य था कि राज्य मंत्री के रूप में उनके मंत्रिपरिषद में था और पहले ही दिन उन्होंने देश के पार्लियामेंट में जो उद्बोधन दिया उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित रहेगी, गरीबों के लिए काम करेगी। और आज आप उनका 11 वर्षों का कार्यकाल देख रहे हैं। जिस तरह से उनके पहले कार्यकाल में गरीबों के लिए काम हुआ, हर घर में बिजली पहुंचाने का काम, सौभाग्य योजना के माध्यम से हर घर में बैंक अकाउंट देने का काम, प्रधानमंत्री जनधन खाता के माध्यम से हर घर में शौचालय निर्माण का काम, स्वच्छ भारत मिशन, हर गरीब के लिए पक्का का मकान, प्रधानमंत्री आवास देने का काम, ये सब काम पहले 5 साल में उनका हुआ और आज 11 वर्षों में उनकी कार्यशैली को हम देखेंगे, उनकी जो उपलब्धि है उसको देखेंगे तो निश्चित रूप से गरीब, किसान और मजदूर के प्रति उनकी प्रतिबद्धता साफ झलकती है। वहीं मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने विपक्ष के घेराव पर तीखा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता अपनी यात्रा और आलोचना के दौरान भ्रमित करने वाले बयान देते रहते हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह सतर्क और गंभीर है। इंदौर में हुई त्रासदी पर उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषियों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हर मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है और विपक्ष का घेराव सरकार की जिम्मेदारी निभाने में बाधा नहीं बन सकता। मुझे नहीं पता वो कहाँ निकले, वो बता के तो निकलते नहीं है कि भाई हमसे पूछेंगे कि कहाँ निकले वो उनका वो प्रदेश में घूमे, कहीं भी वो कांग्रेस के उनके नेता हैं तो घूमे।
कोई विशेष मुझे नहीं लगता है कोई बताइए। अरे भाई उसके बारे में पूरी विस्तार से बात आ गई है, पार्टी की तरफ से भी आ गई है, माननीय मंत्री जी ने भी कह दिया है। मुझे लगता है कि जिन पे कार्रवाई होना थी उन पे कार्रवाई भी हो गई और जिन पे होना होगी और कार्रवाई होगी। रोज कर रही है कांग्रेस घेराव, करे, लेकिन सरकार पूरी तरह से गंभीर है हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। मुझे लगता है कि हर ऐसे विषय पर, घटनाक्रम पर बहुत गंभीरता से निर्णय लिया जाता है। उधर भरतपुर जिले के बड़गांव खुर्द में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। कई हैंडपंप लंबे समय से खराब है, जिसके कारण ग्रामीण पीने के पानी के लिए भी भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। विशेष रूप से मोहल्ला स्कूल पारा में हालात और भी गंभीर हैं, जहां लोगों को लंबे समय से साफ पानी नहीं मिल रहा। ग्रामीणों ने पीएचई विभाग को कई बार शिकायतें की, लेकिन समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। नल जल योजना गांव में मौजूद होने के बावजूद सही तरीके से काम नहीं कर रही है और नियमित पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। मजबूरी में लोग नदी और नाले के दूषित पानी का सेवन करने को विवश हैं, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। ग्रामीण प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि तुरंत खराब हैंडपंपों की मरम्मत की जाए और नल जल योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, ताकि लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ पानी मिल सके। अभी ये देखना बाकी है कि प्रशासन और पीएचई विभाग इस गंभीर संकट पर कितनी जल्दी कदम उठाते हैं, या ग्रामीणों को लगातार दूषित पानी पीने के लिए मजबूर रहना पड़ता है। भैया ये अपन कौन से पारा में खड़े हैं? हम अपन स्कूल पारा में खड़े हैं, बड़गांव खुर्द। कितने हैंडपंप आपके पारा में हैं? यहाँ पे कुल 6 हैंडपंप हैं। कितने हैंडपंप चालू हैं? यहाँ पे 2 हैंडपंप चालू हैं और 4 हैंडपंप खराब हैं। इस पारा में कितने मकान होंगे? मकान इस पारा में लगभग 30 से 32 घर हैं। 30 से 32 घर हैं जी। आप लोग किसी से बोले क्या कि हमारे हैंडपंप बनवाया जाए? भाई हमने सचिव महोदय को 2-3 बार बोला गया, सर मैं पंच भी था कि इसके हैंडपंप को मतलब बनवा दिया जाए, नहीं तो यहाँ पे भीड़ भाड़ इकट्ठा होता है। यहाँ पे लोग खद्यान लेने के लिए आते हैं, यहाँ पे सोलर पंप स्थापित करवा दिया जाए। ढोड़ी बनवा के यहाँ 2-2, 3-3 लाख रुपए का मन कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लगभग 150 व्यक्ति महीना में आते रहते हैं, उनको पानी पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल। वहीं धमतरी में मिलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध पद्मश्री डॉक्टर खादर वली का स्वागत हुआ। उन्होंने किसानों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में पारंपरिक खेती और देशी मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज के महत्व पर जोर दिया। किसानों को बताया गया कि अत्यधिक गेहूं और चावल के सेवन से अनेक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जबकि ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो और कुटकी जैसे मिलेट्स को आहार में शामिल करने से शरीर स्वस्थ रहता है और बार बार डॉक्टर्स के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बैठक के दौरान कलेक्टर परिसर में एक भव्य मिलेट प्रदर्शनी का आयोजन भी हुआ, जहां किसानों को कोदो, कुटकी और अन्य मिलेट्स से तैयार पौष्टिक उत्पादों की जानकारी दी गई। प्रदर्शनी में आधुनिक और पारंपरिक खेती के तरीकों को भी प्रदर्शित किया गया, जिससे किसानों को स्वास्थ्य और उत्पादन दोनों में लाभ उठाने के नए रास्ते दिखाए गए। जिले भर से बड़ी संख्या में किसान इस कार्यक्रम में शामिल हुए और मिलेट उत्पादन को अपनाने का संकल्प लिया। इस पहल से न केवल स्वास्थ्य में सुधार की संभावना है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। डॉक्टर खादर वली ने किसानों को प्रेरित किया कि वो अपने आहार में गेहूं और चावल की जगह ज्वार, बाजरा, रागी जैसे सुपर फूड शामिल करें और स्वस्थ पारंपरिक खेती की ओर बढ़ें। इस दौरे से धमतरी में कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति की उम्मीद जताई जा रही है, जो किसानों की आमदनी बढ़ाने और ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक होगी। बहुत अच्छा लगा कि आज जिला प्रशासन और कृषि विभाग के तरफ से मिलेट्स महोत्सव के रूप में आज मनाया जा रहा है और सभी किसान यहाँ भी सहभागी बने हैं। मिलेट्स की उपयोगिता क्या है, दैनिक जीवन में उसका उपयोग करने से क्या लाभ मिलता है, उसकी विस्तृत जानकारी डॉक्टर खादर वली पद्मश्री द्वारा दिया गया और उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक स्कैन करने के लिए ये दिया हुआ है, उसमें आप स्कैन करें, उसमें सारी किताब, सारी पुस्तकें में हर एक बीमारी का इलाज दिया हुआ है। और वास्तव में जिस प्रकार से उन्होंने जानकारी दिया, कैंसर से लेकर मधुमेह और सारी जितने भी बीमारी है उसके समस्या का समाधान मिलेट्स के उपयोग करने से होगा, विस्तृत जानकारी दिया गया और वास्तव में यह अद्भुत है। नमस्ते। आज धमतरी जिला कलेक्ट्रेट में मिलेट्स के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजन किया गया है। बहुत सारे लोग आए थे और हम मिलेट्स के बारे में पिछला 30 साल से काम कर रहे हैं। मिलेट्स हमारा स्वास्थ्य का अद्भुत रास्ता है। हम ये गेहूं, चावल, ये आधुनिक फूड कॉर्पोरेट कल्चर को छोड़कर हमारा पारंपरिक दाना का खान पान हमारा रसोई घर में और एक बार वापस लाए। डॉक्टर से और हॉस्पिटलों से दूर रख सकते हैं, हमको इतना अद्भुत स्वास्थ्य का लाभ हो सकता है। ये बात हम सब लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं।
please make sure you eat millets and be healthy. मिलेट्स ही हमारा खान पान होना है, ये गेहूं चावल को हम फेंक देना है, क्योंकि ये दोनों चीजों से ही हमारा सबका बीमारियां हम उगा रहे हैं हमारा अंदर। सो जब आपका खान पान सही होता है, दवाओं का जरूरत नहीं होता है। जब आप खान पान सही नहीं है, कोई भी दवा आपको काम नहीं करता है। तो वो सही खान पान हम ढूंढ लिया है, हमारा पारंपरिक दाना मिलेट से ही हमारा खान पान है। डॉक्टर से हमको दूर रखने का रास्ता मिल गया है। वहीं बस्तर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत थाना बोधघाट क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को भारी मात्रा में प्रतिबंधित मादक पदार्थों के साथ पकड़ लिया। आरोपी के कब्जे से कुल 15 किलोग्राम डोडा चूरा और 323 ग्राम अफीम बरामद हुई, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 3.86 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए। जानकारी के अनुसार आरोपी कपड़े बेचने की आड़ में अफीम और डोडा चूरा की तस्करी करता था और बस स्टैंड से बाहर बड़े शहरों में सप्लाई करने की योजना बना रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बस स्टैंड के पास घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। ये व्यक्ति पहले भी अफीम तस्करी के मामले में जेल जा चुका है, जिससे उसकी आपराधिक प्रवृत्ति साफ झलकती है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में नशे की अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के प्रयासों को बल मिला है और पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसे अपराधों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो आरोपी के पास से 15 किलो डोडा और अफीम बरामद की गई है। आरोपी कपड़े बेचने की आड़ में नशे की तस्करी कर रहा था। बस्तर में नशे के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की देखने को मिली। तो एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी कपड़े बेचने के बहाने नशे की तस्करी में संलिप्त था। उधर देवास में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक मामले में एसडीएम को निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों और कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन से संबंधित एक आदेश के संदर्भ में हुई। आदेश में न केवल तथ्यात्मक त्रुटियां थी, बल्कि उनमें मंत्री के प्रति आपत्तिजनक भाषा का उपयोग भी किया गया था। एसडीएम के साथ उनके रीडर को भी पद से हटाया गया। 3 जनवरी 2026 को देवास एसडीएम कार्यालय से एक आदेश जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य कांग्रेस प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी तय करना था। लेकिन आदेश में इंदौर जल त्रासदी का संदर्भ देते हुए गलत आंकड़े प्रस्तुत किए गए और मंत्री के विवादित शब्द का अनुचित रूप से उल्लेख किया गया। यह प्रशासनिक मानकों और सेवा आचरण नियमों के खिलाफ माना गया। मामले के संज्ञान में आने के बाद उज्जैन संभाग के आयुक्त ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एसडीएम को निलंबित कर दिया। निलंबन में यह स्पष्ट किया गया कि आदेश संवेदनशील मुद्दों पर बिना जांच और तथ्य प्रशिक्षण के जारी किया गया, जो मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन है। इस कदम का उद्देश्य प्रशासनिक गंभीरता बनाए रखना और भविष्य में ऐसे अनुचित आदेश जारी होने से रोकना बताया गया है। उधर भोपाल जिले में शीतलहर और तापमान में लगातार गिरावट को देखते हुए शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत जिले के सभी शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई, आईसीएसई, अनुदान प्राप्त और अन्य मान्यता प्राप्त स्कूलों में नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक की कक्षाएं सुबह से पहले आयोजित नहीं की जाएंगी। आदेश में बताया गया है कि ठंड के कारण छोटे बच्चों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए निर्णय लिया गया है कि आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा और इसे कलेक्टर की अनुमोदन भी प्राप्त होगी। तो जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूल प्राचार्यों और प्रधानाध्यापकों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि निर्णय सख्ती से लागू किया जाए। साथ ही ये स्पष्ट किया गया है कि बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी और मौसम की परिस्थितियों के अनुसार भविष्य में भी आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त निर्देश जारी किए जा सकते हैं। इस कदम का उद्देश्य बच्चों को सर्दी और अत्यधिक ठंड के दुष्प्रभाव से बचाना और उनकी पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उधर बुंदेलखंड में ठंड का कहर लगातार जारी है और छतरपुर जिले में आम जनजीवन पर इसका गहरा असर पड़ा है। ठंड की इस तीव्रता के बीच सबसे अधिक प्रभावित स्कूली बच्चे हैं, जो सुबह स्कूल आने जाने में भारी कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक छोटी छात्रा ने अपनी परेशानी व्यक्त करते हुए कलेक्टर से शीतकालीन अवकाश की अपील की है। छात्रा ने भावुक होकर बताया कि सुबह स्कूल जाने के लिए बच्चों को इतनी ठंड सहनी पड़ती है कि उनकी बौछारें पूरी तरह से, आपको बता दें कि उनकी हालत ख़राब हो जाती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि नन्ही बच्ची ने अपने अनुभव और बच्चों की तकलीफ को बड़े आत्मविश्वास और संवेदनशील ढंग से साझा किया। इस वीडियो के माध्यम से बच्चों की कठिन परिस्थितियों और ठंड के प्रभाव की गंभीरता स्पष्ट हो रही है। यह घटना प्रशासन और आम जनता के लिए चेतावनी की तरह है कि अत्यधिक सर्दी के दिनों में बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। खबर पर ज़्यादा
जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। समीर, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? लगातार ठंड बढ़ रही है और ऐसे में एक बच्ची ने प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द शीतकालीन जो अवकाश है वो यहाँ पर शुरू कर दिए जाएं। यानी कि माना जा सकता है कि बच्चों पर ठंड का खासा असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साहिल, बिल्कुल मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी खजुराहो, जहाँ पर ठंड इतना ज्यादा है कि सुबह से विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है, आने जाने वाले लोग तो परेशान है ही, और साथ ही इस ठंड में बच्चे भी परेशान होते नजर आ रहे हैं कड़ाके की ठंड को लेकर। जब एक पिता अपने बच्ची से पूछ रहे हैं टिप टुक टुक कल जाना है स्कूल, तो वो कहती है नहीं हम नहीं जाएंगे, और इतना ठंड है कोई अगर स्कूल जाएगा तो वो सीधा अस्पताल पहुंचेगा। वायरल वीडियो में बच्ची जो है छतरपुर जिला कलेक्टर से मांग कर रही है कि छुट्टी का दिन और बढ़ा दी जाए। मैं बता दूं प्रशासन भी यहाँ पर अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। लगातार ठंड को लेकर निर्देश दिए जा रहे हैं। वही कई जगह लापरवाही की भी तस्वीरें सामने आ रही है, जैसे रैन बसेरे की खबर हमने अभी दिखाया था दिल्ली 24 के माध्यम से। जो बेघर लोग हैं वो बाहर कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि इसमें जो है खजुराहो सांसद बीडी शर्मा ने एक्शन लेते हुए दिल्ली 24 की खबर पर मुहर लगाते हुए उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि बिल्कुल लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खजुराहो में रैन बसेरा जो है वो चालू कर दी गई है। और दूसरा ये जो वीडियो की बात है, तो बच्चे परेशान हैं, स्कूल कैसे जाएं, अभिभावक भी कहीं ना कहीं आप चिंतित होते नजर आ रहे हैं। और प्रशासन उम्मीद है इस वीडियो को, जो वायरल वीडियो है, इस पर एक्शन लेंगे ताकि ठंड से लोगों को बचाव हो सके। मैं बता दूं आपको कई जगह शहरी क्षेत्र में देखा जा रहा है नगर परिषद के द्वारा अलाव के इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन लोग जो है ठंड तो इतना ज्यादा है मध्य प्रदेश में, छतरपुर जिले में खास तौर से देखा जाए तो लोग जगह जगह पर एकत्रित हो जाते हैं, अलाव जला रहे हैं, ठंड से बचाव के नए नए तरीके से उपाय आजमा रहे हैं। साहिल जी। बिल्कुल समीर, लगातार ठंड बढ़ रही है और अब उसका अच्छा खासा असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से इस बच्ची ने प्रशासन से अपील की है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड यहाँ पर हो गई है और सबसे ज़्यादा प्रभावित स्कूली बच्चे ही होते हैं, क्योंकि सुबह सुबह उठकर ठंड में स्कूल जाना एक बहुत ही परेशानी वाली बात है। ऐसे में प्रशासन ने इस बच्ची की अपील को किस तरीके से देखा है? देखिए, फिलहाल सोशल मीडिया पर ये वीडियो हो रहा है और वायरल वीडियो को प्रशासन ने संज्ञान में भी लिया है और देखना होगा कि कब तक छुट्टी बढ़ाई जाती है। फिलहाल छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने 3 अवकाश घोषित किए हैं, जिसमें स्थानीय अवकाश, जिसमें मकर संक्रांति, भाई दूज और एक और जो पर्व है उसको लेकर। लेकिन बच्चों को लेकर बच्चे जो चिंतित नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपील कर रहे हैं, इस पर फिलहाल ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है प्रशासन बच्ची के इस मांग को जरूर संज्ञान में लेकर कार्रवाई करेंगे। चलिए समीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो छात्रा ने कलेक्टर से शीतकालीन अवकाश की अपील की है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में बच्चों की ठंड में आने जाने की तकलीफ बयां करती हुई ये छोटी सी बच्ची नज़र आ रही है और लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब प्रशासन भी इस वीडियो का संज्ञान लेता हुआ नज़र आ रहा है। अब आने वाले समय में क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं उस पर भी नज़र बनी रहेगी। उधर इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के सेवन से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस श्रृंखला में एक और मामला सामने आया है, जिसमें धार के शिव विहार क्षेत्र के एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस घटना के साथ ही इस दूषित पानी मामले में मृतकों की संख्या कुल 17 पर पहुंच गई है। जानकारी के अनुसार मृतक इंदौर अपने बेटे से मिलने आए थे। वहां उन्होंने चाय और अन्य पेय पदार्थ का सेवन किया। इसके कुछ समय बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, उन्हें खासा परेशानी होने लगी। गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उन्हें आईसीयू में रखा गया और वेंटिलेटर सपोर्ट पर इलाज किया गया, लेकिन रविवार दोपहर उनकी मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों ने इस मौत के लिए दूषित पानी को मुख्य कारण बताया और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। इस घटना ने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा और जल आपूर्ति की गंभीर समस्याओं पर सवाल उठाए हैं और अब नागरिकों में गहरी चिंता का माहौल बना हुआ है। 30-29 से इनको डायरिया स्टार्ट हुआ था और 1 तारीख को हम लोगों ने इन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में एडमिट किया था और इनके सिम्टम्स भी सारे जो कंटामिनेटेड वाटर है उसी के सिम्टम्स थे और इनके आसपास भी जो पेशेंट्स थे सारे सेम डिसीज़ वाले पेशेंट्स थे और हम लोगों ने इसी के रिगार्डिंग प्रशासन से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी, जो इंदौर के मेयर हैं उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी
और जो कलेक्टर हैं उनसे भी, वो भी विज़िट पर आए थे वहाँ पर, उनसे भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो कुछ पॉजिटिव रिस्पांस करेंगे इस पे। लेकिन जब बॉम्बे हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास लिखित में कोई भी आदेश न होने के कारण हम आपकी किसी भी तरीके से सहायता नहीं कर सकते, ना ही इलाज में या आर्थिक सहायता। और सेम चीज़ हमारी CMHO सर से भी बात हुई थी। उन्होंने भी बोला था कि मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बताऊंगा तो वो आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन एक उसमें टेक्निकल शायद इशू ये आया कि पापा का जो आधार कार्ड है, हम लोग मूल निवासी धार के हैं लेकिन मैं रहता इंदौर में हूँ, और पापा मेरे यहाँ पर ही आए थे, और हमारे एक और भैया हैं जो नंदा नगर एरिया में रहते हैं, हम लोग वहाँ गए थे और वहीं से हमारा भागीरथपुरा एरिया में भी जाना हुआ। अब हमें नहीं पता था कि वहाँ पे दूषित पानी ऐसा कुछ इशू होगा। खैर वो किसी को भी नहीं पता होता है। वो उस दिन जाना हुआ, वहीं पे हमारा चाय नाश्ता पानी हुआ, और शायद उसी कारण से हमारा वो जो दूषित वहीं मंडला जिले का नाम अब केवल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अजगर दादर के लिए भी देश भर में प्रसिद्ध हो गया है। जिले के ककैया परिक्षेत्र में स्थित यह अनोखा इको पर्यटन स्थल इन दिनों सैकड़ों अजगरों की उपस्थिति के कारण पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। नए साल के अवसर पर दूर दूर से आए पर्यटक विशाल डोलोमाइट चट्टानों के बीच धूप सेकते अजगरों के अद्वितीय दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। चट्टानों पर फैले इन सर्पों का नज़ारा किसी प्राकृतिक चमत्कार से कम नहीं लगता। घने जंगल, शांत वातावरण और वन्य जीवों की भरपूर उपस्थिति ने इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इको टूरिज्म स्थल बना दिया है। वन विभाग और ग्राम वन समिति की देखरेख में अजगर दादर न केवल पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और पहचान का भी अवसर प्रदान कर रहा है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बाद अब ये स्थान मंडला जिले की नई और अद्वितीय पहचान के रूप में उभर कर सामने आया है। वहीं मंडला जिले के बिछिया विकासखंड के ग्राम उमरवाड़ा में कोया पुनेम एवं संवैधानिक प्रशिक्षण शिविर का आज 5वां और अंतिम दिन संपन्न हुआ। यह शिविर आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए आयोजित एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभरा। कार्यक्रम में आदिवासी समाज की पुरातन संस्कृति, रूढ़ी प्रथा की शक्तियां, नार्य व्यवस्था और टोटम प्रणाली जैसे विषयों पर गहन मार्गदर्शन प्रदान किया गया। विशेषज्ञों ने आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। मूल निवासी सेवा समिति एवं सर्व आदिवासी समाज द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित ये शिविर स्थानीय आदिवासी समुदाय के लिए ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत रहा। शिविर में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम में पारंपरिक नगाड़ों की गूंज और लोक नृत्यों ने सांस्कृतिक रंग भरते हुए इस आयोजन को यादगार बना दिया। उधर मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य में स्वयं सहायता महिला समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए अब लाडली बहन योजना के अंतर्गत महिलाओं को मिलने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि की गई है। पहले यह राशि 1250 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उन्हें बैंक ऋण लेने में सहायता प्रदान करना और उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है। इससे महिलाएं अपने छोटे व्यवसाय, स्वरोजगार या अन्य आय के स्रोत विकसित कर सकेंगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वो समाज में अधिक सक्रिय और आत्मनिर्भर बनेंगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।